नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां आज विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही के लिए बैठने के खास इंतजामात यहां पर किए गए हैं। विधायक एक दूसरे से निश्चित दूरी पर बैठेंगे। विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने से पहले सभी सदस्यों का कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा सदन के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र से पहले कोरोना की वजह से राज्य के 2 मंत्रियों कमल रानी वरुण और चेतन चौहान का निधन हो चुका है और सदन की कार्यवाही दोनों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां आगरा से गुजर रही एक बस को कुछ लोगों ने 34 मुसाफिरों समेत अगवा कर लिया। यात्रियों समेत बस अगवा हो जाने से यहां पर हंगामा मच गया। बस जो है गुरुग्राम से मध्य प्रदेश जा रही थी। बाद में अगवा करने वाले लोग मुसाफिरों को उतारकर बस लेकर वहां से फरार हो गए। अब वो बस इटावा में लावारिस मिली है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। शायद उनके और बस मालिक के बीच कुछ लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। आगरा के दक्षिण बाईपास से जब यह बस गुजर रही थी तो वहां 2 गाड़ियों में सवार लोगों ने बस को रोककर मुसाफिरों समेत उसे अगवा कर लिया। ड्राइवर कंडक्टर के वजह पूछने पे उन्होंने बताया कि वे बस के फाइनेंसर हैं, बस मालिक लोन की किस्तें नहीं दे रहा है। वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए, मास्क सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पकड़ा देता, कहीं किसी को पकड़ा देता। इस बस में सवार मुसाफिर दूसरी बस से जब छतरपुर पहुंचे तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि बस अगवा करने वालों ने आगे जाकर सारे मुसाफिरों को दूसरी बस में बिठा दिया, जिससे वे झांसी और वहां से छतरपुर आए हैं। 3:20 पे वहाँ से मैं गाड़ी बस से निकला हूँ। वहाँ पे टिकट लिया मैंने 1000 रुपये का, वहाँ से गुड़गांव से छतरपुर के लिए। और वहाँ से निकला और मैं आगरा पहुँचा, और आगरा पहुँचने वहाँ में बस चेंज हुआ हमारा, और मैं दूसरी बस में बैठाया गया। काफ़ी देर बाद पता चला कि अगवा बस इटावा के लखेरे कुआं इलाके में एक ढाबे पे लावारिस हालत में खड़ी है। इसके मालिक ग्वालियर के ट्रांसपोर्टर अशोक अरोड़ा हैं, जिनका कल निधन हो गया। पुलिस ने बस अगवा करने वाले की सीसीटीवी फुटेज उनके बेटे को दिखाई तो उन्होंने बताया कि अगवा करने वाला इटावा आरटीओ का दलाल प्रदीप गुप्ता है। प्रदीप गुप्ता और इटावा आरटीओ के 2 और एआरटीओ 2018 में भ्रष्टाचार में जेल गए थे। तब प्रदीप के घर से 28.5 लाख रुपए नकद, 10 किलो चांदी और 2 किलो सोना मिला था। ड्राइवर क्लीनर की पूछताछ में उसने बताया कि 4 लोग जैलो यानी एक्सयूवी गाड़ी में 4 लोगों ने इनको अपने साथ रखा था, और एक व्यक्ति जो है वो बस को चलाकर ले गया है। तो अभी तक कुल मिला के जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये 5 लोग हैं, लेकिन जैसे ही इस पूरी घटना का अनावरण और संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी होंगे उसमें सभी लोगों के जो है इन्वॉल्वमेंट का पता चलेगा। यह सब क्यों हुआ इसकी जांच होती रहेगी, लेकिन ये तो साफ है कि यह सरेआम गाड़ी का अपहरण है, गुंडई है। इससे साफ पता चलता है कि गुंडों में पुलिस का खौफ नहीं है और वो कितने बेधड़क हैं। आगरा में नसीम, इटावा में अरशद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के जिस मकान में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई परवान चढ़ी, उसकी दीवारों पर अब हथौड़ा चल रहा है। विवाद पारिवारिक है। परिवार का एक पक्ष इसे व्यावसायिक केंद्र बनाना चाहता है तो दूसरा पक्ष इसे उस्ताद की धरोहर के रूप में संजोए रखना चाहता है। अब वाराणसी प्राधिकरण ने यहां चल रहे काम को रुकवा दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये मलबा कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुरों में सांस लेता था। ये उस कमरे का मलबा है जहां वो सुबह की नमाज के बाद रियाज किया करते थे। अब घर के संकट में सुरों का ये संसार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। मैं बिस्मिल्लाह खां साहब का पड़ोसी हूँ, बगल में मेरा मकान है। और भाई साहब
बड़ी दुखी मन हो रहा है इसी हालत देख कर कि एक समय था जब बिस्मिल्लाह खान साहब जिंदा थे तो पूरी दुनिया के लोग आते थे, एक अधिकारी आते थे, नेता आते थे, जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन खान साहब को इतना बनारस से प्यार था, अपने देश से प्यार था, मोहल्ले से प्यार था, वो कहीं गए नहीं। और आज उनके इंतकाल के बाद ये दुर्दशा हो रही है, इतनी शीशा लेदर हो रही है, उनके मकान की स्थिति देख लीजिए, जगह जगह गिर रहा है मकान। लेकिन साथ ये परिवार वाले कुछ आपसी विवाद की वजह से थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। हालांकि परिवार के कुछ लोगों की दलील है कि ये टूट फूट जरूरी थी। से मकान किसी को दिया नहीं गया है। आप मकान की स्थिति देख रहे हैं, आप नीचे से ऊपर आए हैं देखते हुए, नीचे से कंडीशन आप देख लीजिए। अगर मैं नीचे सपोर्ट या कुछ नहीं करूँगा ये मकान मेरा बैठ जाएगा नीचे तक पूरा। और मैं लोड कम करने के लिए ऊपर दीवार गिरे, मैं उसको गिराया नीचे दीवार। उस्ताद के 5 बेटे थे जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। बाकी पूरा परिवार इसी घर में रहता है। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है तो कुछ को लगता है यहाँ दुकानें बनवा दी जाएं ताकि रोजी रोटी चल सके। हालांकि संगीत से जुड़े लोग इस तोड़फोड़ से दुखी हैं। बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब, जिनका घर हम सभी कलाकारों के लिए एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने साधना किया था और आखिरी सांस तक उसी कमरे में रहे, कहीं नहीं गए बनारस छोड़कर। अपने इस कमरे को छोड़कर हमारे बनारस के डीएम और कमिश्नर जी से मेरा गुजारिश है कि वो कमरा, वो याद पूरे भारतवासी का है, वो बचा लिया जाए। इस बीच ये मसला उछला तो वाराणसी विकास प्राधिकरण ने काम रुकवा दिया। हालांकि हृदय योजना के अंतर्गत उस्ताद के मकान को संरक्षित किया जाना है, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अब संगीत जगत के लोग चाहते हैं कि इस घर को धरोहर घोषित किया जाए। घर की डेहरी पर बजने वाले जिस वाद्य यंत्र शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी फूंक से घर के आंगन में जगह दिलाई, आज उन्हीं के घर के आंगन में उनके मकान को लेकर विवाद हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो आगे आए और उनके मकान और परिवार की हिफाजत के लिए कोई रास्ता निकाले। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर दोनों नदियों का पानी काफी बढ़ गया है और संगम स्थल ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है। इस बात का डर है कि पानी इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। और वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर वहां भी काफी बढ़ चुका है। शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 838 गांव सैलाब से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और यूपी के वाराणसी के घाटों की अगर बात करें तो यहाँ गंगा के घाटों पर जलस्तर काफी बढ़ चुका है। घाटों के निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। इससे लोगों की परेशानी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बात करते हैं कोरोना महामारी। इसके बीच पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है, लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उन्हें पढ़ाई के लिए खासी दिक्कत पेश आ रही है। पंचकुला के मोरनी हिल्स इलाके में कुछ बच्चे पढ़ाई पूरी करने के लिए 2 किलोमीटर तक चलकर उन दोस्तों के पास जाते हैं जिनके पास मोबाइल है, ताकि वो खुद भी पढ़ाई कर सके। देश की रक्षा के साथ साथ भारतीय सेना के जवान जान की रक्षा में भी आगे आए हैं। असम में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच 60 जवानों ने प्लाज्मा दान करने की पहल की है। इनमें से ज्यादातर जवान जो है अग्रिम पोस्ट पर तैनात है, जहां हालात काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं। तेजपुर से हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की आइए देखते हैं रिपोर्ट। असम में एक फौजी अपना प्लाज्मा दान कर रहा है ताकि कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सके। इसे जुलाई में कोरोना वायरस हुआ था और पूरी तरह ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करना इसकी प्राथमिकता थी। तेजपुर में आधारित सेना की 4 कोर, जिसे गजराज कोर भी कहते हैं,
उसके 60 जवानों ने बुधवार को अपना प्लाज्मा दान करने का संकल्प लिया। उनमें से बहुतों को छुट्टी के दौरान ये रोग लग गया था। अब वो अरुणाचल में सीमावर्ती इलाकों में तैनात होने जा रहे हैं। We are with the people of Assam always and every time. देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेके उग्रवादियों से निपटने तक जब भी देश के ऊपर कोई भी विपदा आती है तो आगे बढ़ के हिस्सा लेती है भारतीय सेना, और सेना के ये जवान इस वक्त प्लाज्मा डोनेशन के जरिए लोगों की जान बचाने की इस मुहिम में जुट गए हैं। Since the beginning of Corona, since March, we have been helping the nation. मार्च से ही हम लोग कोविड-19 से जंग लड़ने में देश की मदद कर रहे हैं और अगला कदम है जवानों को प्लाज्मा दान करना। When our jawans are giving plasma, donating plasma. असम में सरकार प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दे रही है और इसे पाने वाले कम से कम 300 लोग ठीक हो चुके हैं। सेना से मिली मदद से ये मुहिम और कामयाब होगी। They are doing so much for us on the border. ये फिलहाल सीमा पर तैनात हैं और हम देख चुके हैं कि वो देश के लिए कैसे लड़ रहे हैं और इसके बीच में समय निकालकर ये मदद भी कर रहे हैं। Till they are sparing times. ये फौजी हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, फिर भी नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तेजपुर से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।